So in today's lecture, I will be discussing about the refraction. मेरे ख्याल में आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके लॉज क्या होते हैं, इसके बारे में ज़रूर आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। तो आज हम उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज़ करेंगे आप लोगों के लिए, और आप फिर बाद में इसको देखेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। तो पहले जो सिंपल डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की, हम उसको देख लेते हैं कि जब कोई लाइट की रे किसी मीडियम पे ये मान लीजिए ये जो लाइन है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इधर कोई और मीडियम है, इधर कोई और मीडियम है, और मीडियम को जो डिटरमाइन किया जाता है, जो क्वांटिफाई किया जाता है ऑप्टिक्स में, वो इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया जाता है। तो मान लीजिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और अज्यूम कर लीजिए कि ये हैवी मीडियम है, इसको हम डेंसर कहते हैं, और ये आपका रेयरर मीडियम है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कोई एयर हो आपकी इस तरह से, और यहाँ पर गिलास या वाटर या ग्लिसरीन या डायमंड कोई इस तरह का कोई मीडियम हो। तो अगर कोई रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर कोई लाइट की रे जाती है, प्रोपेगेट होती है, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एंगल होता है दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर आपकी रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, दैट मीन्स इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर ये मीडियम नहीं होता नीचे वाला तो ये आपकी लाइट की वेव को सीधे चले जाना था, लेकिन ये सीधे ना जाके थोड़ी बेंड हो गई है, क्योंकि आपका ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, और ये जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, दैट एंगल इज बेसिकली नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप यहाँ से आप मान लीजिए गिलास सिर्फ इतने मीडियम तक है, फिर यहाँ से एयर शुरू हो जाती है यहाँ पर जाके, तो बाय द सिंपल ज्योमेट्री ये एंगल भी आपका आर ही होगा वर्टिकली, सॉरी क्या कहते हैं इनको, ज्योमेट्री में कोई इनका नाम होता है। तो आप दोनों जो है दो पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, और जबकि यहाँ से जाएगी बाहर, चूँकि ये अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, देन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सरप्राइजिंगली नहीं कहेंगे, वैसे ये बात एविडेंट है सिंपल ज्योमेट्री से कि ये एंगल जितना था आई, यहाँ पर भी ये उतना ही एंगल बनाती हुई बाहर निकलेगी। अगर आपको इस फिगर में दिख रहा हो कि मैंने आई को थोड़ा बड़ा बना दिया है, तो ये हमारे बनाने में गलती है, वरना ये दोनों एंगल सेम होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जो आपका जो इट विल टेक प्लेस फॉर एनी टू टाइप ऑफ मीडियम। एटलीस्ट दो तरह के मीडियम होने चाहिए, अगर दो से ज़्यादा हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो तरह के मीडियम होने चाहिए इसको होने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग में दो लॉज हैं। पहला लॉज तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal to the point of at the point of incident, they all will lie in the same plane। और इसके अलावा एक जो बड़ा फेमस रूल है जो बेसिकली इस बात को तय करता है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली इज टेकिंग प्लेस, दैट इज बेसिकली नोन एज द स्नेल्स लॉ, एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड इट विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1। ओके, सो n2 अपॉन n1 इज बेसिकली कि जिस मीडियम में रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, और जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो इट विल बी n2, अगर आप इसको लिखें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, n1 साइन आई विल बी इक्वल टू n2 साइन आर। तो देखिए आई जहाँ पर था उसी के साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। आई यहाँ पर था तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो n1 के साथ आई का एंगल आया, और n2 के साथ जिधर का जो मीडियम है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ आता है। तो ये लो इस तरह से लिखा जाना चाहिए कम से कम। अच्छा जी, इसको आगे लिखने का एक तरीका ये भी है, कुछ लोग इसको 1n2 कह देते हैं और कुछ लोग इसको n2 भी कह देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखिए अब ये बात समझ लीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है नहीं, आप हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और जनरली वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू इन एनी मीडियम दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज कॉन्स्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आप इसको इस तरह से डिटरमाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप जो है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना चाहते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट आप वैक्यूम में लीजिए, ये आपको पता है कितनी होती है। फिर आप स्पीड ऑफ लाइट लीजिए गिलास के अंदर, जैसे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट गिलास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
कम हो जाती है जब किसी मीडियम में लाइट जाती है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो हम इसको कहेंगे ए एंड जी। मैंने बताया ना यहाँ पर 1 and 2, तो 1 की जगह एयर हो गया और 2 की जगह ग्लास हो गया, तो ए एंड जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, इट विल बी इक्वल टू C/V and that will be equal to 3 into 10⁸ divided by 2 into 10⁸ and it will comes out to be 1.5। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि दोनों जो रेशियो थे वो स्पीड के रेशियो थे और रेशियो में यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट होती नहीं है नॉर्मली। तो ये एक बड़ा फेमस फार्मूला है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने का और ये रिलेशन बहुत काम आता है हमारे। मैंने जो ये रूल लिखा है sin I/sin r, ये पहले वाले सरफेस के लिए लिखा, पहले इंटरफेस के लिए लिखा। अगर आप दूसरे इंटरफेस के लिए लिखना चाहेंगे इसको तो इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर N2 से लाइट N1 में आ रही है तो आप इसको लिखेंगे sin I की जगह लिखेंगे आप sin r और r की जगह लिखेंगे sin I एंड इट विल बी इक्वल टू N2 की जगह N1 लिखा जाएगा और N1 की जगह N2 लिखा जाएगा। मतलब अब आप इसको लिखेंगे 2N1, जैसे यहाँ पर लिखा था 1N2, अब आप इसको 2N1 लिखेंगे। 1N2 का मतलब ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, जैसे गिलास का एयर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रिस्पेक्ट में, इस तरह से हो सकता है ये। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना चाहें, जब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे sin I/sin r इंटू sin r/sin I, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे। 1 विल बी इक्वल टू N21 इंटू 2N1। इसका मतलब ये हुआ N21 विल बी इक्वल टू 1/2N1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो ये बताता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही लिखा था ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर 1.5 अगर हो, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1.5 इसका ये हो जाएगा। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ होता है जिसको हम करेंगे, आपको यूज़ करते जाएंगे। अगर मान लीजिए इसके बाद एक और मीडियम हो, फिर उसके बाद एयर हो, यानी कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन अगर हो रहा हो, तो वहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे ज़रा आप उसको देख लीजिए। तो इस तरह से अगर आपके दो स्लैब हैं, मान लीजिए यहाँ पर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, वैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, आप इसको NA कह दीजिए। चलिए यहाँ पर मान लीजिए ग्लास है, यहाँ पर मान लीजिए वाटर है और फिर इधर एयर आ गई, इस तरह से हुआ है रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। तो अब जब यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट होगी इस तरह से, तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, चूँकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इस तरह से रे आएगी आपकी। लेकिन जो आपका वाटर है वो गिलास से हल्का होता है, रेयरर होता है, तो ये डेंसर से रेयरर में होगी तो ये थोड़ी सी दूर चली जाएगी एंड when it finally comes out from the surface so it will again go away from the normal, क्योंकि डेंसर से रेयरर में आ रही है आपकी। चलिए साहब, मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I है या I1 इसको कह दीजिए, सपोज करिए ये R1 है। अगर ये R1 है तो ये भी R1 ही होगा, ये मान लीजिए R2 है तो ये भी R2 ही होगा। और मैंने बताया था जब रे बाहर निकलती है तो उसी एंगल से निकलती है जिस एंगल पर ये इंसिडेंस हुई थी, तो ये I1 हो जाएगा। अगर आप हर इंटरफेस के लिए आप इस लॉ को अप्लाई करें, फर्स्ट इंटरफेस, सेकंड इंटरफेस और थर्ड इंटरफेस, स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करिए हर इंटरफेस के लिए, तो क्या मिलेगा आपको? देखिए साइन I की जगह I1 है अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू N2 मतलब NG एंड N1 मतलब NA। दैट मीन यू कैन राइट इट एज ANG। दिस इज योर द इक्वेशन फॉर फर्स्ट इंटरफेस। अगर आप सेकंड इंटरफेस की बात करें, इस वाले इंटरफेस की जब आप बात करेंगे तो ग्लास और वाटर के बीच में ये है, तो यहाँ पर I की जगह जो है वो आपका R1 है और R की जगह R2 है। ये R2 देखिए ना, ये अब जो है इस वाले इंटरफेस के लिए ये I का काम करेगा R1 और ये काम R का करेगा R2। तो R1 आपका I हो गया और R2 जो है आपका R हो गया। It will be equal to N2 upon N1, that means NW upon NG, or you can say G and
W, दिस इज योर इक्वेशन 2। इसके अलावा फॉर थर्ड इंटरफेस साइन, दिस विल बी योर I एंड दिस विल बी योर R, तो साइन R2 अपॉन साइन I1 एंड इट विल बी इक्वल टू NA अपॉन NW, और यू कैन से WNA। 3 इंटरफेस के लिए आपकी ये इक्वेशंस हो गई। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा। I1 यहाँ ऊपर है तो I1 यहाँ नीचे है, R1 यहाँ ऊपर है तो R1 यहाँ नीचे है। आप तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करिए तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा एंड इट विल बी इक्वल टू A एंड G इंटू G एंड W इंटू W एंड A। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। अब A एंड G का पता लगाना आसान काम है। एक बात और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट कर ही किया जाता है हमेशा। जब भी कोई हम काम करते हैं तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर है, कोई बात नहीं, ये कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में है, लेकिन अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अभी जो मैंने पीछे बताया था, तो ये कितना हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना है A एंड G इंटू G एंड W इंटू 1 अपॉन A एंड W, तो रेसिप्रोकल करके ये इंडिसेस इसके चेंज हो जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर ये भी कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, मैंने कहा था हर चीज का रिस्पेक्ट में एयर के होना चाहिए। अगर एयर के अलावा किसी और चीज के रिस्पेक्ट में है आपका, तो फिर आप उसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कैलकुलेट होता ही नहीं है एक्सपेरिमेंटली बेसिकली। तो फिर अब आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप इन दोनों क्वांटिटीज को जरा उधर लेके जाएं। तो ये तो नीचे आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर दैट कैन बी रिटन एज, इसको आप यहाँ लेके जाइए तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 1 में A एंड W डिवाइडेड बाई, और ये A एंड G नीचे जाएगा डिवीजन में A एंड G। ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। कैसे, अगर आप किन्हीं 2 ऐसी क्वांटिटीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाह रहे हैं जिनमें से एक भी वाटर नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है। मान लीजिए यहाँ वाटर है तो वाटर का ले लीजिए A के रिस्पेक्ट में, जो कि आप कर सकते हैं एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ देख लीजिए क्या है, गिलास है या डायमंड है या ग्लिसरीन है या मिल्क है, वॉट एवर इट इज़। यहाँ देख लीजिए जो भी है, आप उसका ले लीजिए एयर के रिस्पेक्ट में और दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको G एंड W मिल जाएगा। देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए। हम जानते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर जो होता है ये 4/3 होता है। ये फेमस है बहुत कि 4/3 1.33 आता है ये। और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो 3/2 होता है। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि बताइए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा, A एंड W, यानी कि वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर 4/3 डिवाइडेड बाई A एंड G, यानी कि गिलास का एयर के रिस्पेक्ट में 3/2, तो ये मेरे ख्याल में 8/9 हो गया। ओके, अगर कोई आपसे ये पूछे कि गिलास का क्या हो जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 9/8, इसका उल्टा हो जाएगा जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए ये आपको समझ में आना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इसको फिर से देखिएगा वीडियो को, अगर ये समझ में ना आए आपके।